बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको एक और क्रियाकलाप कराने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो देखिए आपके सामने एक क्रियाकलाप और है। चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। तो देखिए एक बीकर या शीशे के गिलास में आधा भाग पानी लें, इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर घोलें। घोल शरबत को चखें, यह मीठा लगता है। देखिए जी हमने यहाँ चीनी डाल दी, इसको घोल दिया और जब इसको चखेंगे तो ये मीठा लगेगा आपको। इसी प्रकार 1 चम्मच में चीनी लेकर उसे स्पिरिट लैंप पर थोड़ी देर तक गर्म करें। आप देखेंगे कि चीनी पिघलती है और उसमें बुदाहट होती है और उसके बाद क्या होता है, भूरे काले रंग के पदार्थ में ये बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच में चीनी ली, फिर मैंने इसको गर्म किया और ये काले रंग के पदार्थ में बदल जाती है। ठीक है, भूरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाती है। चीनी के शरबत के बाष्पन से हम पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि हम चीनी चाहें, इससे चीनी और पानी के विलयन से यदि हम चाहें चीनी को प्राप्त करना, तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम दोबारा से इसमें से प्राप्त चीनी, हमारी सारा का सारा जल जो होगा वो जलवाष्प बन के उड़ जाएगा और जो बीकर की तली में चीनी बच जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर चीनी को हमने गर्म कर दिया डायरेक्ट ही, तो यहाँ पर हमें भूरे काले रंग का जो पदार्थ मिलेगा, इससे हम चीनी नहीं प्राप्त कर सकते बच्चों दोबारा। इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया और चीनी का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए देखिए चीनी को गर्म करने पर रासायनिक क्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है जो चीनी से भिन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोमल बोलते हैं। कैरोमल का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, जबकि चीनी का जलीय विलयन स्वाद में मीठा होता है और कैरोमल से पुनः चीनी प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कैरोमल से हम दोबारा चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः चीनी का जल में घोल या विलयन से प्राप्त शरबत भौतिक परिवर्तन है, जबकि चीनी से कैरोमल बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो कैरोमल क्या है, एक जो है चीनी को पिघलने के बाद, उसको जलाने के बाद जो बनता है वो कैरोमल कहलाता है। बच्चों 1 मिनट, देखिए एक और क्रियाकलाप आपके सामने है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं आज। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है ये भी आपको समझाता हूं मैं। देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, एक लोहे की छड़ को क्लैंप से पकड़कर चित्रानुसार, देखिए चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार, ये चित्र है, स्पिरिट लैंप पर गर्म करना है और पुनः स्पिरिट लैंप को बुझाकर रॉड को ठंडा होने दीजिए। आप क्या देखते हैं, जी हाँ, गर्म होने पे छड़ लाल रंग की हो जाती है और जो ठंडी होने पे पुनः काले रंग की यानी पूर्व स्थिति की हो जाती है। यह भौतिक परिवर्तन है। आप देखिए लोहे के तवे पर थोड़ा जल डालें और 1 दिन बाद अवलोकन करें, क्या दिखाई देता है, जल वाले स्थान पर भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। इसे लोहे की जंग लगना कहते हैं। इसे एक साफ सफ़ेद कपड़े से पोंछने पर जंग कपड़े पर भूरे रंग का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि कपड़े यदि साफ सफ़ेद रंग के कपड़े से यदि आप पोंछेंगे उसको, तो क्या होगा, वही जो जंग होगी वो कपड़े में लग जाएगी भूरे रंग की, वो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जंग से पुनः लोहा जटिल प्रक्रियाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इसलिए कबाड़ी क्या करते हैं, इसलिए कबाड़ी जंग लगी हुई वस्तुओं को खरीदते ही नहीं है, या खरीदते हैं तो बहुत कम दाम पे खरीदते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको और अच्छी तरह समझाते हैं। यहाँ पे क्या था, लोहे को गर्म किया, ये लाल हो गया, इसको मैंने ठंडा किया, ये फिर वैसे ही हो गया। तो देखिए यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर तवे पे मैंने क्या किया, थोड़ा पानी डाला और पानी डालने के बाद देखिए यहाँ पर जंग लग गया इसमें, और यही जंग जब हमने पोंछा कपड़े से, तो कपड़े पे ये लग गया ये भूरे रंग का। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर इसी से ही हम लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया, और नया पदार्थ बनने का मतलब ही है कि ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ नया नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। देखिए, वह परिवर्तन जिसके परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मोम का पिघलना द्रवावस्था में था और वो पुनः अवस्था उसकी प्राप्त कर सकते हैं, वो ठोस अवस्था में ठंडा कर देंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इस परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में यानी पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः या पूर्व अवस्था में आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और यहाँ पे परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनेगा ही, इसीलिए कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, लेकिन यह परिवर्तन स्थायी होता है। यानी कि इस परिवर्तन में अस्थायी कैसे, यानी कि मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है, लेकिन जंग लगना एक स्थायी परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक स्थायी परिवर्तन है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण यानी अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में संभव नहीं है। यानी कि क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, अवस्था बदल सकती है, यानी ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में आ सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन रासायनिक गुण उसके समान रहते हैं कि उसकी अणुओं की संरचना होती है वो एक जैसी रहती है, वो बदलती नहीं है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया और जलाने के बाद हमें राख प्राप्त हुई, तो मैग्नीशियम का रिबन का कलर अलग था और राख का कलर अलग था, अवस्था अलग है दोनों की। देख रहे हैं वो क्या हो गई, राख प्राप्त हो गई हमें। तो यहाँ देख रहे हैं आप भौतिक परिवर्तन, यानी कि उसके देखने में उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन यानी अणुओं की संरचना अलग हो गई। जिन अणुओं से मिलके वो बना था वो क्या था, मैग्नीशियम, और वो जल के क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसलिए उसके अणुओं की संरचना भी अलग हो गई। तो रासायनिक परिवर्तन और यहाँ पर रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर। अब देखिए, लास्ट पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं, उत्कर्मणीय होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं, अनुत्कर्मणीय होते हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम दोबारा से उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन में हम दोबारा से उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि कर सकते हैं, बहुत ही कम केसेस में कर सकते हैं। तो सामान्यतः यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्यतः अनुत्कर्मणीय होते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः उत्कर्मणीय होते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हो जाते हैं, ये होते हैं रिवर्सिबल और ये होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि इनको दोबारा प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको क्रिस्टलीकरण क्या होता है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसकी अभ्यास करवा देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।